व्हाट इफ मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जो भी देखते हो, जो भी समझते हो, जो भी आप जानते हो, वो एक्चुअली कंप्लीट ट्रुथ नहीं है, वो एक फुल रियलिटी नहीं है। व्हाट इफ मैं आपको ये बात बताऊं कि काफी सारी चीजें जो आपको लगता है कि आपको पता है, वो एक्चुअली आपको नहीं पता है, और जो चीजें आपको पता भी है वो शायद पूरी तरीके से आपको नहीं पता। व्हाट इफ मैं आपको ये कहूं कि आपके अंदर ही कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो ये डिसाइड कर रही है कि आप जो भी चीज देखते हो, जो भी चीज समझते हो, उसका आप क्या मतलब निकालो, उसमें से आप कौन सी चीजें याद रखो और कौन सी चीजें भूल जाओ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिलीफ और परसेप्शंस के बारे में। और बिलीफ और परसेप्शन का बेसिकली मतलब है मान्यता और आस्था। जब हम बिलीफ की बात करते हैं, बिलीफ असल में ट्रुथ का एक वर्जन होता है। दैट मीन्स ये कंप्लीट ट्रुथ नहीं होता है। हाउएवर, बिलीफ ये डिसाइड करता है कि आपके जीवन की क्वालिटी कैसी रहेगी। बिलीफ ये डिसाइड करता है कि आप जीवन में कितना खुश रहोगे, आपकी सेहत कितनी अच्छी रहेगी, आपके रिलेशनशिप्स कितने अच्छे होंगे, आपका करियर कितना अच्छा होगा या आपका बिजनेस कितना अच्छा होगा। सो हमको एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिलीफ असल में एक फिल्टर्ड ट्रुथ है, ये कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। और हमारे अंदर बिलीफ एक वो फोर्स है जो फिल्ट्रेशन करती है और हमारे मन के थ्रू वो हमारे डिसीजंस पे इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अब इन जनरल टर्म्स में हम इसको थोड़ा सा कल्चरल और रिलीजियस कॉनोटेशन देते हैं, लेकिन साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस में इनका मतलब थोड़ा सा अलग होता है। अब जब हम बिलीफ की बात करते हैं तो बिलीफ असल में 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला बिलीफ होता है कोर बिलीफ। कोर बिलीफ मतलब ये वो बिलीफ है जिसने आपके मन के अंदर एक बहुत गहराई तक अपनी जड़ें फैला ली है, और जब आप इस बिलीफ से ऑपरेट करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप किसी बिलीफ से ऑपरेट करते हैं। आपको यही लगेगा कि जो ट्रुथ है, जो फैक्ट है या जो लॉजिक है, आप उससे ऑपरेट कर रहे हैं। कोर बिलीफ हम किसको बोल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोर बिलीफ ये बोल सकते हैं कि दुनिया बहुत ही डिफिकल्ट प्लेस है, बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है, जॉब करना बहुत आसान है। सो ये सारे जो बिलीफ होते हैं ये कोर बिलीफ होते हैं। कोर बिलीफ के साथ में, बिकॉज इसकी रूट्स बहुत डीप होती है, इसीलिए इनको चेंज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जो दूसरी कैटेगरी के बिलीफ होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कंसेप्ट बिलीफ। और ये जो सेल्फ कंसेप्ट बिलीफ होते हैं ये बेसिकली बिलीफ होते हैं कि मैं खुद के बारे में क्या जानता हूं, या मैं खुद को किस तरीके से समझता हूं, या मेरी आइडेंटिटी किस तरीके की है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहूं कि मैं क्रिएटिव बहुत हूं और साथ में मैं ये भी कहूं कि मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर हो सकता है मैं ये कहूं कि मैं नेचर से एक इंट्रोवर्ट हूं। अब ये सारे जो बिलीफ है ये मैंने अपने बारे में बिलीफ ये बनाए हुए हैं, और ये बिलीफ डिसाइड करते हैं कि मैं डिसीजंस किस तरीके से लेता हूँ, ये डिसाइड करते हैं कि मेरे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कितना होता है। जो तीसरे टाइप का बिलीफ होता है इसको हम बोलते हैं मॉरल बिलीफ। अब ये मॉरल बिलीफ क्या चीज है? मॉरल बिलीफ ये डिसाइड करता है कि मुझे जीवन में कौन सी चीजें सही लगती है, कौन सी चीजें सही नहीं लगती। ये मेरा मॉरल एथिकल कंपस है। सो मैं ये डिसाइड करता हूं कि चिकन खा सकते हैं लेकिन डॉग मीट हम नहीं खा सकते। बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव तो ये दोनों भी लाइफ है, ये दोनों भी लाइफ फॉर्म्स ही हैं। तो हम ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या चीज खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, राइट? सो ये है हमारे मॉरल एथिकल बिलीफ्स। और जो चौथा तरीके का जो बिलीफ होता है ये होता है कल्चरल बिलीफ। ये बिलीफ सोसाइटी से हमारे ऊपर आया है, और क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान की ये जरूरत होती है कि हम सोसाइटी का एक पार्ट बने, इसलिए हम इस बिलीफ को सब्सक्राइब कर लेते हैं, हम इस बिलीफ को मान लेते हैं और इसके हिसाब से अपना जीवन जो है वो हम जीना शुरू कर देते हैं। सोसाइटल बिलीफ हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब जो होता है वो बहुत सिक्योर होता है। सोसाइटल बिलीफ ये होता है कि जेंडर रोल्स क्या होते हैं, और इसके अराउंड हम जीना शुरू करते हैं। अब अगर हम देखें कि ये बिलीफ बनता कैसे है तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है लाइफ का, बिकॉज बिलीफ का बनना, अगर आप
इस प्रोसेस को लेके कॉन्शियस हो जाते हो तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा बिलीफ मेरे लिए अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, बिलीफ की अपनी एक्सपायरी डेट होती है। तो आपके जो भी बिलीफ्स हैं वो एक समय के बाद में आपके लिए बैरियर बन जाते हैं, आपके लिए रुकावट बन जाते हैं। मैं ये एग्जांपल कई बार शेयर करता हूँ मेरे सेशंस में कि एक बार मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पे गया था और हम वहाँ पर बीच पे बैठे थे, रेनी सीजन था, और हमने वहाँ पे देखा कि एक बच्चा आया, बीच पर बैठा और वो बीच पे एक कासल बनाने लगा, सैंड कासल। और वो सैंड कासल उसने पूरे शाम बैठ के बनाया, उसके ऊपर बहुत पेशेंटली काम किया। और जब रात का समय होने वाला था और उसकी माँ ने उसे बुलाया तो वो कासल को उसने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके ऊपर कूदने लग गया वो, और वो ये करते समय हंस रहा था। और वो जब चीज मैंने देखी तो मेरे दिमाग में उसकी पिक्चर बहुत ज्यादा डीप एंट्रेंच हो गई, बिकॉज कि ये सैंड कासल इतना अच्छा क्यों बनाता है, क्योंकि हमेशा वो सैंड कासल तोड़ के जा रहा था और अगले दिन नया सैंड कासल बनाते जा रहा था। तो दोस्तों, बिलीफ के साथ में भी काफी कुछ ये सेम सिनेरियो अप्लाई करता है कि बिलीफ का अपना एक्सपायरी पीरियड है। ह्यूमन ब्रेन की न्यूरोलॉजी और हमारी साइकोलॉजी इस चीज पे निर्भर करती है कि हम बिलीफ बनाएं। सो बिलीफ तो हमारा बनाना जरूरी है, लेकिन वो बिलीफ हम किस तरीके से बनाते हैं और बनाने के बाद किस समय पे हम उन बिलीफ्स को तोड़ के नए बिलीफ बनाते हैं, ये डिसाइड करेगा कि जीवन में हम कितना सक्सेसफुल रहेंगे, कितना सेहतमंद रहेंगे और कितना खुश रहेंगे। जब हम बिलीफ के इस एस्पेक्ट को समझ जाते हैं तो यहां पर बिलीफ की अवेयरनेस बहुत क्रिटिकल हो जाती है। जैसे मैं एक एक्सरसाइज हर किसी को बोलता हूं करने के लिए, ये थोड़ी सी आपको ओपन एंडेड लग सकती है, लेकिन इस एक्सरसाइज पे सोचने से ही आपको ये समझ में आएगा कि बिलीफ अपने आप में एक काफी वेग चीज है जब आप शुरू करते हो उसके बारे में सोचना। तो जैसे एक क्वेश्चन में हर किसी को कहता हूं कि आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसे कौन से बिलीफ है आपके जीवन में जिनको आपने बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ है, जिन पे अगर बात आए तो फिर आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती है, आप उस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए कि ये कुछ बिलीफ है जो मेरे कोर बिलीफ है, जिनको मैंने बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, कहीं ना कहीं ये मेरी आइडेंटिटी बन चुके हैं, तो अब आप ये चीज समझ सकते हैं कि ये बिलीफ असल में आपके लिए कितने अच्छे हैं, और अगर ये फिलहाल आपके लिए उतने अच्छे नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप उनको बदल सकें। सो जब बिलीफ बनते हैं तो बिलीफ बनने का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला प्रोसेस होता है जो हमारा ब्रेन हमेशा करता है। देखिए, ब्रेन असल में एक प्रिडिक्टिव मशीन है, हमेशा फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता रहता है, और ये इसलिए करता है क्योंकि ब्रेन को सरप्राइजेस पसंद नहीं है। हमारी बॉडी हमेशा दो स्टेट में होती है। पहला स्टेट रेस्ट एंड डाइजेस्ट, दूसरा स्टेट फाइट एंड फ्लाइट। जब तक सारी की सारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होती है, जब तक चीजें हमारे प्रिडिक्शन के हिसाब से चलती रहती है, तो हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट के फेज में होते हैं, जिस समय पे हमारी हार्ट बीट एक नॉर्मल तरीके से एक रिदम से चलती रहती है और हमारा जो शरीर है, जो हमने कंज्यूम किया है खाना, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है और बॉडी एक रेस्टफुल स्टेट में होती है। दूसरा जो स्टेट है वो है फाइट एंड फ्लाइट। ये स्टेट आपको पता होगा अगर आपने हमारी स्ट्रेस की सीरीज देखी होगी तो, जब हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो, बॉडी में कॉर्टिसोल का बहुत ज्यादा क्वांटिटीज होता है, तो आप फाइट एंड फ्लाइट स्टेट में जाते हो, और ये वो स्टेट है जब बॉडी अपने बाकी के फंक्शंस को रोक देती है जिससे कि करंट सिचुएशन से वो डील कर सके। रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट को मैक्सिमम टाइम रखने के लिए हमारा ब्रेन हमेशा प्रिडिक्ट करता रहता है, और ये प्रिडिक्शन जो है, ये पहला स्टेप है जब हम एक बिलीफ को क्रिएट करते हैं। प्रिडिक्शन कई बार हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी निर्भर करता है कि 10 साल पहले मैं इस जगह पर गया था और इस जगह पर रोड बहुत ही खराब थे। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि जब 10 साल हो चुके हैं उसके बाद में भी अगर आपको आइडिया नहीं है कि वो रोड कैसा है, तो आपके मन में वही पिक्चर होगी कि वहां पे रोड बहुत खराब होते हैं। कई बार ये एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन भी होती है कि मैंने मेरे सीनियर्स को ये काम इस तरीके से करते हुए देखा है, तो मेरे लिए एक सेफ चॉइस है।
सो ब्रेन इस तरीके से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है और कई बार वो पास्ट एक्सपीरियंसेस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। जो सेकेंड स्टेज है ये होता है जब हम एक्सपीरियंस के साथ में कोई इमोशन को जोड़ने की कोशिश करते हैं। पहले स्टेट में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव, दूसरे स्टेट में हमारा एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। अगर आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के एपिसोड्स देखे तो आपको समझ में आएगा कि एमिगडाला का रोल इमोशंस के साथ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमको ये भी पता है कि मेमोरी उतनी ज्यादा डीपली स्टोर्ड होती है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स उस सिचुएशन के साथ में जुड़ा हुआ है। सो आपके लिए हमेशा वो मेमोरी को याद करना ज्यादा आसान है जिनके साथ में बहुत डीप इमोशनल कनेक्ट है। जैसे ये कई बार लोग बताते हैं कि जब वो पहली बार पेरेंट बनते हैं वो मोमेंट उनको हमेशा याद रहता है। वैसे ही हमको हमारे जीवन के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस भी हमेशा याद रहते हैं। सो इमोशंस जो होते हैं वो मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और ये इमोशंस जब हमारी मेमोरी के साथ जुड़ते हैं तो ये बिलीफ बनाते हैं। स्पेशली ट्रॉमेटिक सिचुएशन जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाती है क्योंकि ये बात हमारे सेल्फ प्रिजर्वेशन की तरफ आ जाती है कि ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस मुझे फिर से नहीं चाहिए मेरे जीवन में, तो मैं उसके आसपास एक बिलीफ बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब किसी के रिलेशनशिप्स में बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो कई बार वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसाइड करते हैं कि मुझे जीवन में कोई रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए। तो ये एक बिलीफ है जो आपको ये बताता है कि अगर आप रिलेशनशिप्स में एंटर करते हो तो आपको पेन मिलना निश्चित है। इसीलिए कई बार लोगों के जब रिलेशनशिप्स में कोई बहुत खराब एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि रिलेशनशिप्स में हमेशा पेन मिलने वाला है और इसीलिए वो अपने जीवन में रिलेशनशिप्स में एंटर करने की कोशिश कभी भी नहीं करते। सो ये है इमोशंस का रोल। जो तीसरी चीज है इसमें वो है डोपामिन सेक्रेशन। जब भी आप कोई बिलीफ बनाते हो और वो बिलीफ अगर सही निकलता है तो आपके ब्रेन में एक डोपामिन का सेक्रेशन होता है जो आपको ये बताता है कि तुमने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया था। और इस वजह से क्या होता है कि वो बिलीफ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि अल्टीमेटली हम डोपामिन के लिए काम करते हैं। डोपामिन हमको मोटिवेट करता है और क्योंकि हर इंसान को मोटिवेशन चाहिए इसके लिए जो भी ऐसी चीज जिससे डोपामिन मुझे मिल रहा है मैं उसे ज्यादा से ज्यादा करता हूं। और चौथी चीज है जब हम कोई सोशली एक्सेप्टेबल चीजें करते हैं और जब हमको सोसाइटी में उसके लिए अप्रिसिएशन मिलता है तो हम वो चीज ज्यादा रिपीट करते हैं क्योंकि ऑक्सीटोसिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है जो हमसे बार बार वो एक्शंस रिपीट करवाता है। इसीलिए जब हम अपने क्लोज रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड से मिलते हैं हम हैंडशेक करते हैं, हम उनको हग करते हैं क्योंकि ये जो फिजिकल टच होता है ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने में मदद करता है और ये हमको एक फील गुड फीलिंग देता है। तो ये 4 स्टेजेस है जिनकी वजह से हमारे बिलीफ बनते हैं और ये बिलीफ बैकग्राउंड में काम करते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली ये बिलीफ डिसाइड कर रहे हैं मैं कब कौन सा निर्णय लूं, मैं मेरी रिलेशनशिप्स में किस तरीके से बिहेव करूं, मैं ऑन द जॉब किस तरीके से एक्शंस लूं, मैं मेरे बिजनेस को किस तरीके से ऑपरेट करूं। सो ये इम्पैक्ट होता है बिलीफ का। अब हम नेक्स्ट आएंगे परसेप्शंस के ऊपर। कई बार बिलीफ और परसेप्शंस को ना हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बल्कि ये 2 बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है। बिलीफ लॉन्ग टर्म चीज होती है, परसेप्शन इज मोर मोमेंटरी। हैविंग सेड दैट, परसेप्शंस के बेस पे बिलीफ होते हैं। तो किसी भी सिचुएशन को लेके जो मेरा बिलीफ है वो डिसाइड करता है कि मेरा परसेप्शन कैसा है। परसेप्शन के साथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है, हमारे जो भी परसेप्शंस है ना वो हमको ट्रुथ की तरह फील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ थे और बाद में रात को बहुत लेट हो गई है, अभी आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो आपने एक कैब बुक की। आप जैसे ही कैब ड्राइवर को देखते हो और आप उसके फेस की कुछ चीजें देखते हो और आप नोटिस करते हो और आपको समहाउ लगता है कि मुझे ना ये आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा है। और बाद में वो कैब राइड पूरी होने तक आप कंसिस्टेंटली फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में होते हो और जब कैब राइड पूरी हो जाती है आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो
और फाइनली जब आप अपने घर पे जब रिलैक्स करते हो तब आपको ये समझ में आता है कि ये तो परसेप्शन था। मैंने उसके फेशियल फीचर्स को देख के ये सोचा कि शायद मेरा यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। अब जब मैं ये बात आपको बोलता हूं तो ये बहुत इजी लगती है, लेकिन जब वो सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे होते हो तो इसको चैलेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टडी हुई थी और उस स्टडी में उन्होंने क्या किया था कि स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे और वो स्टेटमेंट्स पे हर रेस्पोंडेंट को सिर्फ अग्री या डिसअग्री यही लिखना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना था। और उन सबको उन्होंने EEG कैप पहना के रखी थी और वो कैप नोटिस कर रही थी कि उनके ब्रेन में किस तरीके की फंक्शनिंग चालू है। और उन्होंने नोटिस किया कि जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे कोर बिलीफ से रिलेटेड है, जब वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मेरा एक एमिगडाला का रिस्पॉन्स होता है, एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। इनफैक्ट पूरे ब्रेन में जो हमारी सर्किटरी का लाइटिंग अप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ फिजिकल हार्म होने वाला है। इसीलिए हम नोटिस करते हैं कि कई बार जो इमोशनली चार्ज टॉपिक्स होते हैं उन पे जब डिस्कशंस होते हैं तो वो डिस्कशंस नहीं रह जाते, वो कई बार आर्ग्यूमेंट तक चले जाते हैं। कई बार लोगों की फ्रेंडशिप्स भी खराब हो जाती है क्योंकि हम एक्चुअली एक इमोशनली चार्ज्ड आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। सो ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये हमारे कोर बिलीफ से रिलेटेड होते हैं और जब इन टॉपिक्स पे किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट होता है तो हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि जैसे कुछ तो फिजिकल हार्म होने वाला है, जैसे किसी ने मेरे पे फिजिकल अटैक कर दिया है। और इसीलिए बिलीफ को शेक ऑफ करना इतना मुश्किल होता है। अगर आप इमोशंस पे जाएंगे फिर से तो हमको ये समझ में आ चुका है कि इमोशंस क्या है। सिचुएशन का जो मेरा एनालिसिस है वो इमोशन क्रिएट करता है। इसका मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन अच्छी है तो मैं प्लेजेंट इमोशंस की तरफ ग्रेविटेट करूंगा, लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है तो मैं अनप्लेजेंट इमोशंस की तरफ ग्रेविटेट करता हूं, है ना। सो इमोशंस अपने आप में परसेप्शन से ही जागृत होते हैं, लेकिन जब इमोशंस होते हैं तो वो बिलीफ क्रिएट कर जाते हैं। तो इससे हमको समझ में आता है कि बिलीफ का क्रिएट होना ही कितना इलॉजिकल प्रोसेस है और इसीलिए लॉजिकली बिलीफ चेंज नहीं होते हैं। तो अगर किसी के लिए कोई बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड बिलीफ है, अब आप उनको कितने भी साइंटिफिक प्रूफ दे दो, कितने भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दो, वो बिलीफ का चेंज होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सो ये जो परसेप्शंस है ना, ये भी बिलीफ से ही निकल कर आते हैं, लेकिन परसेप्शन मोमेंट्री होते हैं। इस सिचुएशन में ये जो प्रेजेंट है, यहां पर मैं अपने बिलीफ को अप्लाई करके परसेप्शंस क्रिएट करता हूं और इन परसेप्शंस के ऊपर मैं डिसीजन लेता हूं और इन डिसीजन के ऊपर हमको रिजल्ट्स मिलते हैं और ये रिजल्ट्स के ऊपर हम अपना पूरा जीवन जीते हैं। सो हमारे लिए ये समझना बहुत क्रिटिकल है कि बिलीफ बनेंगे ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उन बिलीफ्स को चैलेंज करना, जब उनकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है तब उन्हें बदलना, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। अब बिलीफ को चेंज किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है टू बी अवेयर कि बिलीफ बनने वाले हैं, टू बी अवेयर कि बिलीफ क्यों बन रहे हैं। सेकेंड, जो भी बिलीफ बने हैं उनको चैलेंज करना, और जब हम उनको चैलेंज कर रहे हैं तो उसके साथ में नए और ज्यादा लॉजिकल और स्ट्रॉन्गर बेस वाले बिलीफ्स को बनाते रहना। तीसरी चीज जो मैं कहूंगा ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, और एक बार मैं एक मैजिशियन से बात कर रहा था और उस मैजिशियन ने मुझसे कहा कि अरुण, जब तुम एक शो देखते हो तो तुम्हारे लिए वो मैजिक है और इसीलिए तुम एंटरटेन हो जाते हो उससे, बट मेरे लिए वो मैजिक नहीं है, मेरे लिए वो एक इल्यूजन है, मेरे लिए वो एक ट्रिक है। तो मेरे लिए वो प्रोसेस एंजॉयबल नहीं है, मेरे लिए आपका रिएक्शन एंजॉयबल है। सो ये जो सेंस ऑफ वंडर है जो मेरे अंदर आता है जब मैं एक मैजिशियन को कोई ट्रिक करते हुए देखता हूँ, इल्यूजन करते हुए देखता हूँ, ये वंडर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। आप नोटिस करते हो कि बचपन में हम छोटी छोटी चीजों को देख के खुश हो जाया करते थे, है ना, क्योंकि हमारे लिए वो वंडर होता था कि ये कैसे हो सकता है।
और हम उससे एंटरटेन हो जाते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमको ये बिलीफ आने लगता है कि मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए हम में से वो एक सेंस ऑफ वंडर जो होता है वो ख़त्म होता जाता है। और लाइफ के जो ट्रुथ जब अपने आप को रिवील करते हैं तो उसको देख के हम खुश नहीं होते, हम उसमें एक चैलेंज ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो जब हम लाइफ को क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करते हैं और हम एक सिचुएशन पे कोई जजमेंट कास्ट नहीं करते, तो हमारे बिलीफ की लॉजिकल एफिकेसी काफी स्ट्रांग हो जाती है। सो आप ये 3 चीज करें और आप नोटिस करेंगे कि आपके बिलीफ और परसेप्शंस पे आपका बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। आई होप आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा है। आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस और फीडबैक है प्लीज़ आप कमेंट में ऐड कीजिए, हम सब कमेंट्स रीड करते हैं। थैंक यू।